नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार त्यागी, आचार्य भागवंती सरस्वती विद्या मंदिर, इंटर कॉलेज, नई मंडी, मुजफ्फरनगर। आज सामाजिक विज्ञान की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत। हमारा विषय सामाजिक विज्ञान की इस कक्षा में भूगोल विषय के अंतर्गत कक्षा नवम में पाठ 1 भारत स्थिति एवं विस्तार अर्थात आकार एवं स्थिति, भारत का आकार कैसा है। भारत के आकार में हम बहुत बड़े पैमाने पर सुनते आ रहे हैं कि हमने भारत भूमि को भारत माता के रूप में स्वीकार किया है। यहाँ पर देखने में भी ये आकृति भारत की जब मानव से तुलना की जाती है तो इसका जो शीर्ष है ऊपर, ये जम्मू कश्मीर वाला भाग शीर्ष के रूप में माना जाता है, दिखाई देता है। दक्षिण में भी यहाँ पर केरल और तमिलनाडु राज्य जहाँ पर हैं, ये भाग आपने कविताओं में सुना होगा कि हिंद महासागर भारत के चरण धोता है, अर्थात ये भारत माता के चरण हैं। जब हम इसको ऊपर शीश और नीचे चरण मानते हैं तो उधर वाला भाग जो है ये बाईं भुजा और इधर गुजरात ये दाहिनी भुजा के रूप में दिखाई पड़ता है। भारत की संस्कृति और सभ्यता अति प्राचीन है। जब यहाँ पर प्रारंभिक काल में सिंधु सभ्यता अर्थात सिंधु नदी के किनारे लोगों का बसाव हुआ था तो इन लोगों को हमने आर्य के रूप में स्वीकार किया है और भारत को इनका निवास माना है। इन आर्यों ने ही भारत को आर्यावर्त नाम दिया था, अर्थात प्राचीन काल में भारत को आर्यावर्त कहा जाता था। आर्यावर्त के पश्चात आर्यावर्त में से ही आर्यावर्त यानी आर्यों की ही एक शाखा भरत नाम से विकसित हुई थी और इस शाखा के नाम पर बाद में इसको भारतवर्ष नाम दिया गया, यानी अब इसको भारतवर्ष कहा जाने लगा। ऐसा हमने भी पढ़ा होगा। जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर हुए हैं ऋषभदेव, उनके पुत्र का नाम था भरत। उसके नाम पर भी हमारे देश को भारतवर्ष कहा गया, ऐसा माना गया है। इसी के साथ साथ महाभारत कालीन राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला के वीर पुत्र, जिसकी कहानी आपने सुनी होगी कि वह शेरों के साथ खेलता था और उनके दांत गिनता था, तो उस पुत्र के नाम पर भी भारत का नाम भारत पड़ा, देश का नाम भारत पड़ा, ऐसी भी मान्यता है। बाद में यूनानी लोग आए, उन्होंने सिंध नदी को इंडस और सिंध वासियों को इंडियन या इंडिया कहा। इसके बाद ईरान के लोग यहाँ पर आए और उन्होंने भारत को हिंदुस्तान नाम दिया। आज भी भारतीय स्वतंत्र भारत के संविधान में भारत को, इस देश को भारत और इंडिया नाम से जाना जाता है, स्वीकार किया गया है।
अब बात आती है कि भारत की स्थिति विश्व में कहाँ पर है। तो यहाँ पर भारत का मानचित्र लगा हुआ है। जब हम विश्व को सामान्यतः दो भागों में बांटते हैं तो क्योंकि पृथ्वी गोल है और गोल पृथ्वी पर बंटवारा करना सरल नहीं है, लेकिन फिर भी हमने इस गोल पृथ्वी पर उत्तर दक्षिण में यहाँ पर इसका मध्य माना है और इसको नाम दिया है ग्रीनविच रेखा। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसको हमने पृथ्वी का मध्य माना है और दाहिनी ओर के भाग को पूर्वी गोलार्ध और बाईं ओर के भाग को दक्षिणी गोलार्ध पश्चिमी गोलार्ध नाम दिया है। अर्थात यहाँ से देखने में आता है कि यहाँ भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसी प्रकार पृथ्वी का एक दूसरा बंटवारा जो अक्षांशीय विस्तार की दृष्टि से किया गया है, यहाँ पर भूमध्य रेखा जो पृथ्वी का 2 भागों में बंटवारा करती है, एक भाग उत्तरी एक भाग दक्षिणी। तो इसको दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी भाग को, यहाँ से ऊपर के भाग को उत्तरी गोलार्ध माना जाता है, कहा जाता है। इस प्रकार भारत उत्तरी गोलार्ध में है। इन दोनों बंटवारों से ये बात निश्चित हो जाती है कि भारत उत्तरी गोलार्ध में है, भारत पूर्वी गोलार्ध में है, अर्थात भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है। तो यहाँ पर ये बात निश्चित हो गई है कि भारत इसी भाग में आता है। अब यहाँ पर हम भारत को देखते हैं जो बहुत छोटा सा दिखाई दे रहा है संसार के नक्शे में। और जब भारत के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो भारत का स्थान बड़े देशों में ही होता है, लेकिन भारत से कई देश बड़े हैं और इन बड़े देशों की संख्या 6 है। ये भारत से पर्याप्त मात्रा में बड़े हैं और भारत का स्थान 7वें नंबर पर आता है। इससे पहले एक और निश्चित बात कर लेते हैं कि यहाँ पर भारत भूमध्य रेखा से कितने अक्षांश की स्थिति बनाता है। इस मानचित्र को देखेंगे, इसमें भारत स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा होगा। यहाँ पर 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो इस मानचित्र में यहाँ पर आ रही है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है और इससे थोड़ा ऊपर भारत शुरू हो रहा है। इस मानचित्र में 0 डिग्री रेखा यहीं पर है और यहाँ से लगभग भारत का विस्तार शुरू हो रहा है। अक्षांशीय विस्तार की दृष्टि से जब हम भारत की स्थिति निर्धारित करते हैं तो भारत का अक्षांशीय विस्तार उत्तर में 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश रेखा से लेकर ये भारत का दक्षिण भाग कहलाएगा। यानी दक्षिण में भारत 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश रेखा से लेकर उत्तर में 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश रेखा तक फैला हुआ है, विस्तृत है। इसी प्रकार से जब हम देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं तो देशांतर रेखाएं सीधी होती हैं। यहाँ पर ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है जो विश्व का बंटवारा करती है 2 भागों में। क्रम से है उधर की ओर जब बढ़ते हैं दाहिने हाथ की ओर
तो ये पूर्वी देशांतर रेखाएं आगे बढ़ती चली जाती हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं 60 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। अब इसी मानचित्र में देखें तो ये 60 के बाद यहाँ पर जो रेखा हमें दिखाई दे रही है ये 68 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। यहाँ पर भारत का पश्चिमी भाग है, अर्थात भारत पश्चिम में 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर रेखा से आरंभ होकर पूर्व में यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश का ये भाग पूर्वी दिखाई दे रहा होगा, भारत का भी पूर्वी भाग। तो ये अरुणाचल प्रदेश यहाँ तक भारत की सीमा है और इसका देशांतर 97 डिग्री 2525 पूर्वी देशांतर रेखा तक फैला हुआ है। इससे अक्षांश और देशांतरीय विस्तार से हमें भारत की स्थिति समझने में बड़ी सरलता हो जाती है। इस मानचित्र पर भी हम रेखा खींच सकते हैं और इन रेखाओं को नाम दे सकते हैं और इन रेखाओं के मध्य ही भारत स्थिर हो जाता है। अब आगे क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो भारत, अभी मैंने कहा था कि भारत से विश्व में 6 बड़े देश जो काफ़ी मात्रा में बड़े हैं, देखने में बात आ जाएगी, अभी हम उनका क्षेत्रफल देखेंगे। इस नक्शे में पूरे में दिखाई दे रहा होगा कि ये सबसे बड़ा देश हमको दिखाई दे रहा होगा, इसी का नाम है रूस। विभाजन से पूर्व यह सोवियत संघ कहलाता था, लेकिन 1991 में इसका विभाजन हो गया है और इससे लगभग 15 देश अलग हो गए हैं, किंतु इसके पश्चात भी यह आज भी सबसे बड़ा देश बना हुआ है। इसका क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल से लगभग 7 गुना, यहाँ पर देख सकते हैं 170.75 लाख वर्ग किलोमीटर है, जबकि भारत का क्षेत्रफल यहाँ पर देख सकते हैं ये 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, अर्थात इसका मात्र 7वां ही भाग है। ये सबसे बड़ा देश है। जो जब हम समय की बात करते हैं तो प्रत्येक देश का एक मानक समय होता है, लेकिन इस देश में 11 समय पेटियां हैं, जबकि हमारे देश में मात्र एक ही समय पेटी है जो देश के मध्य से गुजरने वाली देशांतर रेखा के समय से ली जाती है, अर्थात उसके समय को देश में मान्य घोषित किया जाता है। भारत का समय 82.5 डिग्री जो भारत के मध्य से अक्षांश देशांतर रेखा होकर जाती है, तो उसके स्थानीय समय को ही भारत का मानक समय माना गया है। लेकिन यहाँ पर एक समय नहीं माना जा सकता, क्योंकि यहाँ पर एक सिरे पर सोवियत संघ के सुबह होती है तो दूसरे सिरे पर शाम होती है, और इसलिए यहाँ पर समय का बंटवारा कर दिया गया है और 11 समय पेटियाँ यहाँ पर होती हैं। इसके पश्चात देखते हैं तो दूसरा सबसे बड़ा देश ये कनाडा, इसका क्षेत्रफल भी भारत के 3 गुने से भी अधिक है। यहाँ पर देख सकते हैं ये 99.71 लाख वर्ग किलोमीटर है, अर्थात भारत के देश से जब तुलना, भारत से के क्षेत्रफल से जब तुलना करते हैं तो ये 3 गुने से भी ज़्यादा क्षेत्रफल रखता है। तीसरे स्थान पर चीन, जो भारत के पड़ोसी देश भी है, यहाँ पर देखेंगे तो ये भारत से लगभग 3 गुना क्षेत्र रखता है।
इसका क्षेत्रफल 95,61,000 वर्ग किलोमीटर का है। और आजकल चीन बड़ा सुर्खियों में है, क्योंकि भारत से निश्चित रूप से वह अपनी शत्रुता मानता है और सदैव भारत को हड़पने के लिए तत्पर रहता है। लेकिन क्षेत्रफल कम होने से भी भारत इसको या इसके अभिमान को स्वीकार नहीं करता है और इससे बराबर की टक्कर लेता है। चौथे स्थान पर क्षेत्रफल की दृष्टि से ये संयुक्त राज्य अमेरिका जो भारत के क्षेत्रफल से 3 गुने से थोड़ा सा कम है। यहाँ पर क्षेत्रफल देखेंगे तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका का क्षेत्रफल है 93.73 लाख वर्ग किलोमीटर और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये विश्व में चौथा स्थान रखता है। इसके बाद 5वां स्थान यहाँ पर ब्राज़ील, ये भी लगभग अमेरिका से ही थोड़ा सा कम क्षेत्रफल रखता है। इसका क्षेत्रफल 85.12 लाख वर्ग किलोमीटर है। और छठे स्थान पर आता है ये देश ऑस्ट्रेलिया, जो एक महाद्वीप भी है और सबसे छोटे महाद्वीप के रूप में इसे स्वीकार किया जाता है। यहाँ पर क्षेत्रफल देखेंगे या तो ऑस्ट्रेलिया का ये 76.82 लाख वर्ग किलोमीटर का है। इसके पश्चात गिनती आती है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की, जिसका आपको बता दिया गया है कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान है और भारत का क्षेत्रफल 32 लाख, अर्थात जब इससे तुलना करते हैं तो छठे और 7वें स्थान में बहुत बड़ा अंतर दिखाई दे रहा होगा। ये लगभग दुगने से भी अधिक है और भारत का क्षेत्रफल मात्र 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का है। अभी मैंने बात की थी कि चीन 3 गुना क्षेत्रफल रखता है, लेकिन जहाँ तक शक्ति की बात है, जहाँ तक उत्पादन की बात है, जहाँ तक संसाधनों की बात है, हम भी चीन से पीछे नहीं हैं। भले ही वो हमसे 3 गुना क्षेत्रफल रखता है लेकिन भारत किसी भी दृष्टि से उससे कम नहीं है। जो उपजाऊ भूमि कहलाती है वो भारत में लगभग 45% है, जबकि चीन में 14-15% ही है। अर्थात उत्पादन की दृष्टि से, कृषि भूमि की दृष्टि से भारत चीन से भी बहुत सारी वस्तुओं का उत्पादन ज़्यादा करता है, लेकिन आधुनिक विकास की दौड़ में निश्चित रूप से चीन को आगे माना जा सकता है। अभी हमने क्षेत्रफल की बात की। जब हम भारत की सीमाओं की बात करते हैं तो ये सीमाएं लगभग 7 देशों से मिली हुई हैं। यहाँ पर देखने में दिखाई देगा कि ये छोटा सा देश इधर भारत से काफ़ी छोटा पाकिस्तान, यहाँ पर इसको देखेंगे तो यहाँ पर पड़ता है पाकिस्तान। यह भारत का ही एक भाग है। आप सभी जानते हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान पहले भारत के ही अंग थे। इससे और पहली बात करते हैं तो यहाँ पर कई देशों के नाम जो अभी हम चर्चा करेंगे ऐसे हैं जो प्राचीन काल में भारत का ही अंग रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश तो स्वतंत्रता के समय ही भारत से अलग हुए और पाकिस्तान के रूप में अस्तित्व में आए। ये जो पाकिस्तान देश है भारत का ही एक निश्चित रूप से भाग है और इसकी सीमा यहाँ तक जम्मू कश्मीर के शीर्ष तक
लगभग भारत से मिली हुई है। भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा की मध्य की लंबाई 3,310 किलोमीटर है। ये भारत का पड़ोसी होने के बाद भी जब से पाकिस्तान का निर्माण हुआ है तब से ही भारत का शत्रु बना हुआ है और भारत को हानि पहुंचाने के निरंतर प्रयास करता रहता है। इसी के ऊपर बहुत थोड़ी सी सीमा यहाँ पर इसमें आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देगी, लेकिन यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये थोड़ी सी सीमा जिसकी लंबाई मात्र 80 किलोमीटर है, ये सीमा हमारी अफ़गानिस्तान से मिलती है। महाभारत काल में अफ़गानिस्तान भी भारत का अंग था। गंधार नाम आपने सुना है, जो भारत के ही लगभग अधीन था। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो ये आगे की सीमा जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर उत्तरांचल, यहाँ पर चीन की सीमा अर्थात चीन को स्पर्श करते हैं। इसके बाद यहाँ पर सिक्किम में भी चीन की सीमा बनती है, भारत और चीन की सीमा मिली हुई है। और इसके बाद आगे भूटान के बाद अरुणाचल प्रदेश से भी भारत की सीमा चीन से मिली हुई है। इन क्षेत्रों पर भी चीन बार बार अपना अधिकार जताता रहता है, लेकिन भारत निश्चित रूप से इस बात को कभी स्वीकार नहीं करने वाला है। यहाँ पर भारत की सीमा 3 जगह, भारत और चीन की सीमा 3 जगह मिली हुई है। इसको यहाँ पर मैकमोहन नाम दिया जाता है। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में इसको नाम दिया जाता है मैकमोहन, इधर इसको नाम दिया जाता है एलओसी। और यहाँ पर ही आजकल बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है। कुल मिलाकर भारत चीन की सीमा रेखा की लंबाई यहाँ पर देख सकते हैं 3,917 किलोमीटर, अर्थात हमारी बहुत बड़ी सीमा चीन से मिलती है। और चीन भी हमारा एक बड़ा शत्रु है, शक्तिशाली शत्रु है, और इससे निश्चित हमें सचेत रहना है। इसलिए बड़ी मात्रा में हमें सैनिक सामान खरीदना पड़ता रहता है। इसी के बाद यहाँ पर बीच में आ रहा है ये नेपाल। ये देश भारत का सदैव पड़ोसी, भारत का सदैव मित्र और भारत के ही लगभग अधीन देश रहा है। पहले इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी भारत पर थी, लेकिन कुछ वर्षों से यह चीन के प्रभाव में आता जा रहा है। जब हम नेपाल की सीमा की बात करते हैं तो नेपाल की सीमा रेखा की लंबाई 1752 किलोमीटर की है। यहाँ पर कोई सुरक्षा की दृष्टि से पहले कोई विशेष व्यवस्था नहीं थी। भारत और नेपाल के संबंध बहुत मधुर थे, लेकिन जब से यह देश चीन के प्रभाव में आता जा रहा है, आना शुरू हुआ है और इसका हिंदू राष्ट्र का दर्जा समाप्त हुआ है। यह मात्र विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र था पहले, लेकिन अब यह भी लोकतांत्रिक देश बन गया है और निरंतर चीन के प्रभाव में आता जा रहा है। तो अब इससे भी हमारे संबंध खराब होते जा रहे हैं। यहाँ पर एक छोटा सा देश भूटान, यह भी हमारे पड़ोसी देश की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एक बफर स्टेट के रूप में भारत और चीन के मध्य स्थित है। यह निरंतर भारत के ही प्रभाव में रहता है। भारत से इसके सदैव अच्छे संबंध रहे हैं। भारत और भूटान की सीमा भी 587 किलोमीटर की है। आपने थोड़े समय पहले डोकलाम का नाम सुना होगा। यह स्थान भी यहाँ पर पड़ता है जहाँ पर चीन, भारत और भूटान की सीमा स्पर्श करती हैं। यहाँ पर जो निर्माण कार्य चीन कर रहा था वह क्षेत्र विवादित है और वह भूटान के अधिकार क्षेत्र में ही आना चाहिए, लेकिन जब चीन यहाँ पर अपनी सड़कें बना रहा था
तो भारत ने उसका निर्माण कार्य रोका और चीन को यहाँ झुककर मुंह की खानी पड़ी थी। आगे यहाँ पर जो पूर्वी सीमा है भारत की, ये आप देख सकते हैं, ये म्यांमार पड़ोसी देश से मिली हुई है। इसकी लंबाई 1458 किलोमीटर है और यह देश भी यद्यपि हमारा शत्रु नहीं है, लेकिन फिर भी रोगण्यों की समस्या जैसी समस्या को भारत में जन्म देता रहता है। यहाँ से और बांग्लादेश से बड़ी मात्रा में रोगण्य शरणार्थी भारत में आते रहते हैं और भारत की जनसंख्या बढ़ाते रहते हैं। यहाँ पर ये एक छोटा देश बांग्लादेश के रूप में दिखाई दे रहा है। ये पहले पाकिस्तान का ही, स्वतंत्रता के पश्चात ये पाकिस्तान बना था। इसको पश्चिमी पाकिस्तान और इसको पूर्वी पाकिस्तान के रूप में स्वीकार किया गया था। लेकिन 1971 में जब हमारी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, तो उन्होंने, क्योंकि पाकिस्तान यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर अत्याचार करता था और इस कारण बांग्लादेश की मांग पर अपनी सेना भेजकर इस देश को स्वतंत्र कराकर निश्चित रूप से इंदिरा गांधी जी ने ये एक सराहनीय कार्य किया था। हमने ये पूरी सीमा की बात की है। 7 पड़ोसी देश भारत की सीमा बनाते हैं और निश्चित रूप से भारत की विशाल सीमा है। इस सीमावर्ती क्षेत्र की स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। इसी प्रकार हम जब जल सीमा की बात करते हैं तो यहाँ से भारत की जल सीमा, ये कच्छ का रण क्षेत्र कहलाता है। यहाँ से भारत की जल सीमा शुरू हो जाती है और ये विशाल जल सीमा भारत की है यहाँ तक। इस जल सीमा की सुरक्षा, क्योंकि आजकल आक्रमण स्थल सीमा पर ही नहीं होते, जल की ओर से, वायु की ओर से, वायुमंडल की ओर से भी आक्रमण देश पर हो सकता है। इसलिए जल सीमा की सुरक्षा करना भी हमारा दायित्व है, हमारी सेनाओं का दायित्व है। ये कुल जल सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है और जब हम भारत के द्वीपों को इस सीमावर्ती क्षेत्र में जोड़ देते हैं, यानी इनकी सीमाएं भी यहाँ पर अंडमान निकोबार और यहाँ पर लक्षद्वीप समूह, जब हम इन टापुओं, इन द्वीपों की सीमा भी जोड़ लेते हैं तो यह 7,516.6 किलोमीटर हो जाती है। ये भारत की पूर्वी जल सीमा है, ये भारत की पश्चिमी जल सीमा है। इसको भी मुख्य रूप से 2 भागों में बांट दिया गया है। ऊपर के भाग को यहाँ से उत्तरी सरकार तट तथा नीचे के भाग को कोरोमंडल तट नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर ऊपर के भाग को कोंकण तट तथा नीचे के भाग को मालाबार तट नाम दिया जाता है। भारत की नौसेना इसी की सुरक्षा में दिन रात लगी हुई है, क्योंकि जो मुंबई में अटैक हुआ था, वो यहाँ पर आतंकवादी जो हमला हुआ था वो इसी ओर से पाकिस्तान के आतंकवादियों द्वारा जल सीमा से ही आकर किया गया था। इतना ही नहीं, भारत के उत्तर में भी हिमालय भारत की सीमा को लगभग स्पष्ट करता है। यहाँ पर विशाल पर्वत हिमालय है, एक और यहाँ पर हिंद महासागर भारत के चरण धोता है, तो ऊपर हिमालय पर्वत इसका मुकुट बनाता है और सीमा सुरक्षा के प्रहरी के रूप में यहाँ पर निरंतर भारत के लिए सुविधा प्रदान करता है। हिमालय का केवल सुरक्षा की दृष्टि से ही लाभ नहीं है, अन्य दृष्टियों से भी, क्योंकि यह सदावाहिनी नदियों को जन्म देता है। यहाँ पर भारी मात्रा में शीतकाल में बर्फ़ गिर जाती है और यह पर्यटन का एक प्रमुख केंद्र बन जाता है। तो ऐसे कुल मिलाकर बहुत सारे लाभ हिमालय से भी हैं। यहाँ पर देखते हैं तो ये हिंद महासागर, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और यहाँ पर हिंद महासागर। हमने भारत की स्थिति की बात की थी
और भारत की स्थिति विश्व में बड़ी महत्वपूर्ण दिखाई पड़ती है। दो बातें यहाँ पर मैं महत्व के लिए बता रहा हूँ। एक तो यहाँ से ये पूर्वी जो गोलार्ध है उधर का भाग, इसमें आप देखेंगे तो ये भारत की स्थिति बिल्कुल केंद्रीय सी है। इस पूर्वी गोलार्ध के चार कोने, यहाँ पर दक्षिणी अफ्रीका, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर पूर्वी रूस और यहाँ पर पश्चिमी यूरोप, उत्तरी पश्चिमी यूरोप, चारों से भारत की लगभग समान दूरी है और इसलिए भारत की स्थिति केंद्रीय कहलाती है। दूसरी बात एक महत्वपूर्ण ये भी है कि यहाँ पर जो हिमालय पर्वत है, ये भारत को ऐसा लगता है कि भारत और उसके पड़ोसी देशों को मिलाकर शेष एशिया से अलग करता है। इसी कारण यूरोपीय भूगोलवेत्ताओं ने इसको उपमहाद्वीप की संज्ञा दी है। अर्थात भारत महाद्वीपों के समान बड़ा तो नहीं है, लेकिन हिमालय द्वारा इसको एक उपमहाद्वीप के रूप में स्वीकार किया गया है। अलग जलवायु, अलग क्षेत्र प्रदान किया गया है और इसलिए भारत को एक उपमहाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। ये जितने भी उपमहाद्वीप के देश हैं, पाकिस्तान है, भारत है, नेपाल है, भूटान है और बांग्लादेश हैं, ये कुल मिलाकर प्राचीन काल में भारत का ही भाग रहे हैं, भारत का ही अंग रहे हैं और निश्चित रूप से आज भी पाकिस्तान को छोड़कर इन देशों से भारत के अच्छे संबंध हैं। इसी के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।